मास्टर स्ट्रोक तो बहुत झेले, लेकिन आज वाला तो ऐसा ज़बरदस्त था कि बस आप कहिए कि अभी तक हम उससे रिकवर हो नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा कि आज इसकी रिकवरी के लिए क्या उपाय किया जाए, तो यद्यपि आज शुक्रवार था जिस दिन हमारा शेड्यूल नहीं होता है लाइव का, फिर भी आज हमें आना पड़ रहा है। और आज हमारे साथ है विजय सरदाना जी और संदीप जी और तुफैल जी, 3 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इन किसान कानूनों को, फार्म लॉज को प्राणपण से डिफेंड किया है, उनके बचाव में बिल्कुल ताल ठोक के खड़े रहे हैं। आज इन सब से जानते हैं कि आज इनकी स्थिति क्या है। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत कर रहा हूं तुफैल जी का, विजय सरदाना जी का और संदीप नमस्कार देव जी का। आरंभ करता हूं संदीप देव जी से। संदीप देव जी, ये ब्रेन स्ट्रोक है या मास्टर स्ट्रोक है जो आज का जो आपने किसान यस कानूनों को वापस लेने का कार्यक्रम देखा? ये सुपर मास्टर स्ट्रोक है। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाया गया है। और शाम को मैं टेलीविज़न चैनल से लेकर फेसबुक पोस्ट सब जगह जब देख रहा था, तो सब जगह, क्योंकि मैं लंबे समय तक रिपोर्टर रहा हूँ, 15-20 साल रिपोर्टर रहा हूँ अखबार में, पॉलिटिकल पार्टी कवर करने का अनुभव है, सरकार कवर करने का अनुभव है। तो मैं जानता हूँ कि रिपोर्टर को एक लाइन दी जाती है हर पार्टी की तरफ से कि ये हमारा वर्जन है, और मैं वो वर्जन देख रहा हूँ सारे चैनल पे। इसीलिए मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि ये वर्जन पार्टी से आई है कि सिक्योरिटी के कारण, जो आंतरिक सुरक्षा के कारण ये तीनों किसान बिल वापस लिए गए। तो ये इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कुछ भी नहीं हो सकता कि यदि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ही पूरा सुन लेंगे, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं, वो मुँह के बल गिरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो आज का पूरा स्पीच है, अगर आप इसको हम देखें, तो प्रकाश पर्व की चर्चा है, गुरु नानक जी की चर्चा है, गुरु नानक जी के वाणियों की चर्चा है, गुरु गोविंद सिंह जी की चर्चा है। अमित शाह जी का ट्वीट देखें तो प्रकाश पर्व की चर्चा है, गुरु नानक जी की चर्चा है। वास्तव में अगर जरा भी पॉलिटिकल सेंस के साथ हम काम करें, और चूंकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूं, तो हम जानते हैं कि ये पंजाब चुनाव को लेकर ये फैसले किए गए हैं। पूरे पूरे भाषण में अगर आप देखेंगे, देव दीपावली एक बार आया है, कार्तिक पूर्णिमा नहीं आए हैं, पर प्रकाश पर्व, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जी की वाणियां, गुरु गोविंद सिंह, यानी हर नेता अपने जनता को एड्रेस कर रहा होता है, और ये बहुत कॉमन सी बात है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के भाषण में अपने सिख जनता से, पंजाब की जनता को एड्रेस कर रहे हैं। वो भाषण फिर से सुना जाना चाहिए। जो लोग इसको आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा था, वो स्वयं प्रधानमंत्री को नहीं समझ पा रहे हैं, न उनके भाषण को समझ पा रहे हैं, और इसीलिए मैं इनको मास्टर स्ट्रोकवादी कहता हूं, क्योंकि वो कौवा कान ले जाने वाली बात को लेकर ये पीछे दौड़ते रहते हैं, कान नहीं टटोलते। आप अमित शाह जी का भी देख लीजिए, तो वो सारा जो मुझे लग रहा है फोकस्ड, और वो फोकस्ड ये है कि आपने अगर देखा हो इस पूरे, और मैं तो हरियाणा में अभी रहने लगा हूं अगस्त से, तो उस पूरे जगह को देख रहा हूं कि हम किस जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हम जहां रहते हैं बहादुरगढ़ में, उसको करीब 20-22 हजार करोड़ का नुकसान इस एक साल में हो चुका है। पूरा जूता इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है, पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। जो चीन एक समय बहादुरगढ़ में जब जूता इंडस्ट्री नहीं आई थी, 6-7 की बात है, तब तक हम 60% आयात करते थे चीन से, ये जो नन लेदर वाले जूते हैं। अब वो चीन का से आयात 2-3% तक रह गया था। बहादुरगढ़ की ये भूमिका है जो पूरा कोलैप्स कर गई पूरी तरह से। लेकिन अगर हम इस समय देखें, तो इस पूरे अराजकता को बढ़ाने में एक नेता की बड़ी बड़ी भूमिका थी। वो नेता थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उस समय के आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को नोट कीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूरे उस समय की जो मनस्थिति थी कांग्रेस में रहते हुए जो किया, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा के साथ गठबंधन करना है, तो पोजीशन क्या होगी, एकाएक आप कैसे करेंगे? और भाजपा की पोजीशन पंजाब में अच्छी नहीं है, 4-5 सीट है,
अकाली उससे छिटक चुके हैं। तो भाजपा को भी एक चाहिए। अब कैप्टन अमरिंदर एक बड़े कद के नेता है, वो आएंगे कैसे, क्या शर्तें होंगी? तो आपने देखा होगा कि कैप्टन अमरिंदर को लाने की ये पूरी तैयारी की गई है। पंजाब चुनाव है, पूरे भाषण में देखें, और तब कैप्टन अमरिंदर अपने लोगों से कह सकते हैं कि देखो उन्होंने किसान बिल वापस ले लिया, अब मैं भाजपा के साथ गठबंधन करता हूं, समझौता करता हूं। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल फैसले हैं, इसमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी का इशू तब आता जब 15 अगस्त को लाल किले के झंडे उतारकर फेंक दिए गए थे। उसी समय खालिस्तानियों पर आप क्रैकडाउन कर सकते थे। आपको सिक्योरिटी का इशू तब नहीं समझ में आया जब एक किसान काट दिया गया, जिंदा लटका कर काट दिया गया, तब सिक्योरिटी समझ में नहीं आया। तब सिक्योरिटी नहीं समझ में आया जब एक युवती का सामूहिक बलात्कार हुआ कि किसान आंदोलन में सामूहिक बलात्कार कैसे हो सकता है, तब सिक्योरिटी नहीं समझ में आई। और तब भी नहीं समझ में आया जब एक किसान जिंदा जला दिया गया। सिक्योरिटी आज समझ में आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूं, वो रास्ता तैयार किया गया है। और इसको थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए तो आपको महाराष्ट्र याद होगा, शरद पवार के लिए भी कुछ ऐसे ही रास्ते तैयार किए गए थे। प्रधानमंत्री पर्सनली मिल रहे थे शरद पवार के साथ, शरद पवार के फैसले में शरद पवार भाजपा का सपोर्ट कर रहे थे, भाजपा शरद पवार के बयानों का सपोर्ट कर रही थी। तो उस समय की जो स्थिति थी, लाने की स्थिति, और उसमें फिर शरद पवार ने गच्चा दिया और फिर वो शिवसेना के साथ लेके उड़ गए। तो मैं ये डर रहा हूं कि कहीं कैप्टन अमरिंदर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो भाजपा को गच्चा ना दे दें। और ऐसा है, शरद पवार के मामले में भाजपा को न माया मिली न राम मिली, कहीं पंजाब के मामले में ऐसा ना हो कि माया मिली न राम। और इसीलिए ये सिक्योरिटी का कंसर्न चलाया गया है। सिक्योरिटी एक सरकार, एक तंत्र से बड़ा कोई खालिस्तानी कोई भी मूवमेंट इतना बड़ा नहीं होता। मैं देख रहा हूं मास्टर स्ट्रोकवादियों को वो तर्क दे रहे हैं, इंदिरा गांधी को खालिस्तानियों ने मारा था इसलिए। खुद प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ ये लोग खेल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर होकर कोई अपनी मौत से डरेगा? आप सोचिए कैसे कैसे कुतर्क देने की स्थिति आ गई है। इसलिए मास्टर स्ट्रोक बाद में कह रहा हूं, इसका पूरा जो विमर्श है, मैं आगे और आऊंगा कि एक बड़ा ट्रेंड मैं देख रहा हूं, पर ये पूरा विमर्श पंजाब चुनाव को लेकर है। मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण से ही आपको कह रहा हूं, पूरे जो उसका अगर हम उस पूरे भाषण को हम ठीक से उसकी विवेचना करें, और गृह मंत्री का अगर हम ट्वीट देखें, और कैप्टन अमरिंदर को भाजपा में लाने की तैयारी हो चुकी है। बस एक पोजीशन चाहिए था कि वो कैसे आएंगे, उसके लिए तीनों किसान बिल वापस लिया गया। संदीप जी ने तो इसका राजनीतिक पहलू था, उसके ऊपर तो उन्होंने इंगित कर दिया। इसका जो किसानों का पहलू है, वास्तविक किसानों का पहलू है, उसको अब आप कैसे देख रहे हैं? आपने बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही विद्वत्तापूर्वक इन तीनों कानूनों का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। मैंने भी किया था, संदीप जी ने भी किया था, तुफैल जी ने भी किया था। आज आप को कैसा महसूस हो रहा है? किसानों के लिए बहुत बुरा दिन है, और मैं पूरे होशो हवास में और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं। 70 साल से हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर वाज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि एग्रीकल्चर के नाम पे इस देश में 70 साल में जितनी राजनीति हुई है उतनी किसी और क्षेत्र में नहीं हुई, और जितने निर्णय एग्रीकल्चर के लिए गए वो सब राजनीति से प्रेरित लिए गए। इसीलिए मैं कहता हूं, हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर इज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, इट वाज नेवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन तीन कानूनों से पहली बार यह लगा था कि शायद हम पहली बार किसान को उसका वाजिब हक दिलाने की तरफ जा रहे हैं। और जब हम उसका हक दिलाने की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जिन जिन बेड़ियों में किसान जकड़ा हुआ था, हम उससे उसको मुक्त कर रहे हैं। जहां से उसका, जो हमने आप ही के चैनल पे 9 नवंबर को जो प्रोग्राम किया था, उसमें हमने डिटेल में विवेचना की थी कि किस तरह से किसान का शोषण होता था और किस तरह से यह बिल किसान के हित में है। आज एक उम्मीद जो जगी थी कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि एक वो पॉलिटिकल पार्टी जो 303 वोट के साथ लोकसभा में बैठी है, अपने दम पे सही काम कर सकती है, और एक ऐसा लीडर है जिसके पास बैकबोन है और जो स्टैंड ले सकता है।
आज एक बार और पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक्स को हरा दिया। और अक्सर ये कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, और इसीलिए आज आप देखेंगे कि पूरे देश में एक भी मैसेज मेरे को ऐसा नहीं आया है, सुबह से हर तरह के लोगों के मैसेज आए हैं, फोन आए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसान है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री वर्कर्स हैं, जो भी आप तबका बोलिए, सबके सुबह से मैसेज आ रहे हैं। एक आदमी भी इस निर्णय से खुश नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप खुद एज ए प्रधानमंत्री अपने भाषण में यह बोलते हैं कि मेजॉरिटी को ये बिल समझ आ गए थे, ये बिल साफ नीयत से लाए गए थे, लेकिन एक छोटा सा तबका था जो इसको नहीं समझ रहा था, इसलिए हम ये बिल रिपील कर रहे हैं। सर, राजनीति में कभी ऐसा होता है कि आपको 100% और खासकर डेमोक्रेसी में 100% सपोर्ट मिल जाए? क्या सीएए वापस होगा? क्या 370 होगा? इनकम टैक्स लॉ होगा? जीएसटी होगा? कौन सा ऐसा कानून है जहां आपको 100% सपोर्ट मिले? हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेजॉरिटी के साथ आप चाहते हो कि कोई नाराज ना हो आपसे, तो सर बीजेपी को ही 37% वोट मिले थे, 63% तो चाहते ही नहीं थे कि बीजेपी की सरकार बने। तो क्या बीजेपी की सरकार रिजाइन करेगी? क्योंकि 63% तो आपको चाहते ही नहीं है इस देश में आप राज करो। तो आप अगर लोगों की फीलिंग से चलोगे गवर्नेंस में, तो आपको तो कुर्सी पे रहने का हक ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नेंस इज नॉट पॉपुलिज्म। आज जो मोदी साहब ने अपना वक्तव्य दिया है, उसमें कहीं ना कहीं ये तो पॉपुलिज्म भी नहीं है, ये कुछ और है, जिसमें एक अच्छा कानून, संसद द्वारा पास किया गया कानून, हमने सड़क पे बैठे हुए कुछ लोगों के दबाव में हमने संसद को नकारा कर दिया, हमने डेमोक्रेसी को नकारा कर दिया। प्रधानमंत्री ने संसद के फ्लोर पे खड़ा होकर यह कहा था कि किसानों का शोषण हो रहा है बिचौलियों द्वारा, मिडलमैन द्वारा, आड़तियों द्वारा, और मैं होने नहीं दूंगा। ये तीनों कानून वापस करके आपने वापस उन किसानों को उन शोषण करने वालों के हवाले दोबारा कर दिया। आपने किसका भला किया? जिस नीयत से आप लेके कानून आए थे, क्योंकि कुछ आड़तियों को जो आपके टैक्स पेयर के हिस्से से कमीशन चाहते थे, और आपके पास अगर सरकार जा रही थी पंजाब में तो जाने देते ना सर। एक लीडर तो वो होता है जो राष्ट्र हित में, आज जिस गुरु की हम बात कर रहे हैं, जिस गुरु गोविंद सिंह की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने बच्चे शहीद कर दिए थे अपने प्रिंसिपल्स और उसूलों के लिए। सिखों ने तो अपने उसूलों के लिए अपनी जिंदगियां दे दी थी। आप कुर्सी नहीं दे सके, आप राजनीति नहीं छोड़ सके अपने उसूलों के लिए। मुझे लगता है सर, आज का दिन आप नोट कर लीजिएगा, 19 नवंबर 2021, किसानों के भविष्य में आज से अंधकार शुरू होगा, क्योंकि आज के बाद किसी सरकार में यह हिम्मत नहीं होगी कि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर सके। किसानों का एक्सप्लॉयटेशन जैसे 70 साल होता रहा, आगे भी होगा ना। आज आपका कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ गया कि यार ये प्रधानमंत्री साहब इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो शुड वी इन्वेस्ट। और आज आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए रूरल इंडिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फूड प्रोसेसिंग में, ताकि जो आपका वेस्टेज है वो कम हो, आम आदमी को खाना सही मिले और किसान को रेट सही मिले। ये दोनों करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए था, आज आपने प्राइवेट सेक्टर को कह दिया यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, माई पॉलिटिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट। कुल मिला के बात सर इतनी है कि आज अच्छे अच्छे लोगों का विश्वास उठ गया है कि क्या हम उसी प्रधानमंत्री को सुन रहे थे? क्या ये वही प्रधानमंत्री है जो स्टैंड ले सकता था? और सबसे दुख की बात क्या है कि जो आपने जस्टिफिकेशन दिया अपनी स्पीच में, वो कन्विंसिंग नहीं है। आप ये कहते हैं कि हां, मेरे को फीडबैक ये आ रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पे टेररिस्ट एक्टिविट हो रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविट हो रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा संभालना चाहता हूं, इसलिए थोड़े समय के लिए मैं स्टैंड ले रहा हूं। और अगर आपको इतनी ही चिंता थी किसानों की, तो आप इन किसान नेताओं को घर बुला के बात कर लेते ना।
आप तो कह ही रहे थे आके मिल लो। ये आज जो आपने निर्णय लिया, एक बार बुला लेते, बात कर लेते, एक बार ओपन टेलीवाइज, आप इतने सारे करते हैं चर्चाएं देश में, 40 किसानों से बात करके जनता के सामने लाइव टेलीकास्ट करते कि ये मेरा प्रपोजल है, और किसान नेताओं से मैंने पूछा, ये जवाब नहीं दे रहे। अब जनता डिसाइड करे कि मैं सही हूं या नेता, आप एक्सपोज करके डिसीजन लेते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आज बहुत मायूसी है। प्रधानमंत्री जी को कितने भी आप जस्टिफिकेशन दे दीजिए, लोग मानने को तैयार नहीं है। कम से कम मैं तो कन्विंस नहीं हूं, और मेरा सिर्फ एक ही दुख है। एक उम्मीद बंधी थी कि किसान का शोषण रुकेगा, आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई, किसान का शोषण जारी रहेगा। और दुख की बात यह है, अब किसान को खुश करने के लिए सरकार को टैक्स पेयर्स के खाते से हर बार कुछ ना कुछ लॉलीपॉप देते रहना पड़ेगा, कभी सब्सिडी के नाम पे, कभी बिजली के बिल के नाम पे, कभी फर्टिलाइजर के नाम पे, कभी पानी के नाम पे। और हर साल एमएसपी आप बढ़ाएंगे, किसान की समस्याएं बढ़ेंगी, देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठेगा, कंज्यूमर दुखी रहेगा, और आपका जो टैक्स पेयर का पैसा है वो नॉन प्रोडक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाएगा। आप देखते रहिएगा, ये आज की शुरुआत है, आज खत्म नहीं हुआ ये निर्णय। इसका जो इम्प्लीकेशंस है वो लॉन्ग टर्म होगा। और दुख की बात क्या है सर, बीजेपी ये कहती है मेरे 18 करोड़ लोग हैं मेंबर। अगर 18 करोड़ आपके मेंबर थे, एक आदमी अगर साल भर में 5 आदमी को यह कानून नहीं सिखा सका, समझा सका, तो आपकी मेंबरशिप किस काम की? आपकी आरएसएस की 1 करोड़ की, 2 करोड़ की मेंबरशिप किस काम की? आप अगर 5-5 लोगों को समझाते तो 140 करोड़ लोगों को आप आसानी से समझा सकते थे, लेकिन आपने 1 साल में वो काम नहीं किया, और आप कहते हैं कि लोग समझ नहीं पाए। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किसानों के साथ छल हो गया। किसान नेता खुश रहेंगे क्योंकि उनका एजेंडा हो रहा है, लेकिन वो भागेंगे नहीं। आपने उनको एक और लाइफलाइन दे दी कि आपको पता है कि कैसे आपको सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना है, आप करते रहिए। ऑपोजिशन का एक एजेंडा है, मोदी को कुर्सी से हटाना है, वो जब अपना काम करते रहेंगे, किसान नेता अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जिन किसानों के लिए बिल लाया गया था उनका एक्सप्लॉइटेशन जारी रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज ये जो प्रकाश पर्व है, इसने बहुत सारे किसानों के भविष्य में अंधकार कर दिया। से आपने पूरे प्रकरण की व्याख्या की। अब मैं तुफैल जी की तरफ चलता हूं। तुफैल जी, ये क्या आपको राजनीतिक दृष्टि से भी कोई अच्छी राजनीति लगी कि पंजाब में कुछ सीटें जिनकी संभावना ना बराबर है उनको लाने के लिए उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां का किसान इन निर्णयों से बहुत प्रसन्न था, उसको तिलांजलि दे दी जाए? किसी भी राजनीतिक नेता का लक्ष्य रहता है कि वो चुनाव जीते, इससे असहमति नहीं हो सकती, मगर उसके लिए जो आधार भूमि है उसका अपना वोटर है। जिस बूते पर वो जो 32, 33, 35, 37, 38% वोट पड़ा है, उसकी मानसिकता क्या है? कुछ खालिस्तानी नारेबाज, एक थका हुआ खाप तथाकथित लीडर, तथाकथित इसलिए कि वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, 10,000 वोट हाथ नहीं आए उसके, और बिल्कुल चुके हुए कारतूस जैसे लोग प्रधानमंत्री को बाध्य कर सकते हैं, गृह मंत्री को बाध्य कर सकते हैं, और वो 37-38% जो प्रसन्न था कि इसको चुनौती दी जा रही है, उन सब की आशाओं पर, उनकी सारी मानसिकता पर पानी फेर दिया गया। ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपको पौरुष के कारण लाया गया था, आप पौरुषवान नेता हैं, ये एक मैसेज था कि आपने गुजरात में करके दिखाया है। गुजरात दंगों के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ हर छठे छमाए कुछ ना कुछ पंगा होता रहता था, कभी अहमदाबाद में बलवे हो रहे हैं तो कभी सूरत में झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ आपने नष्ट कर दिया था, बिल्कुल सीधा कर दिया था। आपको दबाया जा सकता है, और ये मरज मुझे लगता है कि पूरी पार्टी को दीमक की तरह खा रहा है। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से बात करना चाहूंगा। कंधार कांड हुआ, एक प्लेन हमारा हाईजैक कर लिया गया, वो प्लेन सीधा चला जाता अफगानिस्तान तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वो प्लेन अमृतसर में उतरा,
मीटिंगें होती रहीं और किसी ने इसकी चिंता नहीं की। अगर रनवे पर एक जीप आकर खड़ी हो जाए, 4 कुत्ते खड़े हो जाएं, 2 गाय खड़ी हो जाएं, तो प्लेन नहीं उड़ सकता। किसी ने इसका निर्णय नहीं लिया। इस संबंध में कुछ मेरी वरिष्ठ लोगों से बात हुई थी। जसवंत सिंह जी उनमें से एक थे। मैंने उनसे पूछा, ये हो कैसे गया? तो उन्होंने कहा, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और प्रधानमंत्री के घर पर पत्रकारों ने कुछ लोगों के परिवार जो उसमें सम्मिलित थे, यात्री, उनके परिवार के लोगों को ले आए। यानी 5-10 लोगों की नारेबाजी, कुछ अखबार वालों का ऊधम प्रधानमंत्री को दबा सकता है। आश्चर्य की मतलब हतप्रभ रहते हैं हम, और हम सब टीवी देखकर बात कर रहे हैं, सामने बैठकर चिंता कर रहे हैं क्या हो रहा है इससे, इसके साक्षी बने हुए हैं। और वही स्थिति आज है। जिन किसानों के लिए बिल लाया गया था, और इसको चुनौती कौन दे रहे हैं, उनकी क्या क्षमता है? अब इससे मैसेज ये गया कि प्रधानमंत्री को कोई भी दबोच सकता है। शाहीन बाग में कोई 50,000 5 लाख लोग नहीं बैठे थे, मगर वो महीनों महीना चलता रहा। अभी इस समय भी आप पंजाब की तरफ जाना चाहें तो मीलों तक व्यवस्था ऐसी है कि आप ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है। आप मुख्यमंत्री को काम कर, मैं इस राजस्थान की समझ सकता हूं कि यहां कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, मगर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है। भाजपा के वर्कर, इन लोगों को उखाड़ दिया जाएगा, सब प्रसन्न होंगे, आपसे सब वीरता की अपेक्षा करते हैं। मगर आप सबके पौरुष को नष्ट किए दे रहे हैं, सबकी आशाओं को समाप्त किए दे रहे हैं। इससे अचीव क्या होगा? पंजाब से कितनी सीटें आ जाएंगी? यूपी से बड़ा है पंजाब, यूपी की सीटों से ज्यादा पंजाब में सीटें हैं। अब बिल्कुल सबकी दुर्गत किए दे रहे हैं। प्रधानमंत्री दबाव में आ सकता है इतने थोड़े लोगों, इसका मैसेज पाकिस्तान को क्या जाएगा? ध्यान रहे कि एक छोटी सी बात हुई थी तो हमारे प्लेन पार निकल गए थे, पाकिस्तान में हमला करके आए थे। आपकी इमेज ये है, आपने उस सारी इमेज पर पानी फेर दिया, स्याही फेर दी। आपका अपना वर्कर आपसे वीरता चाहता है, मैसेज चाहता है। आंतरिक गड़बड़ियों को, आंतरिक लड़ाइयों को सेटल करने के लिए इस ऐसे बेतुके निर्णय लेना। सुबह से मेरी ज्यादा नहीं तो 25-30 फोन और कोई 300-400 मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं। हर व्यक्ति तिल मिलाया हुआ है। लोगों को ये व्यक्तिगत हार लग रही है कि उनकी पराजय हो गई है। आपकी वीरता में हम सब सीना फुलाते थे, आपने अपने साथ साथ हम सबको पिचका दिया। बहुत ही भयानक कार्य है, मैं समझ नहीं पाता। और ये इस प्रकार की बातें विभाजन के तुरंत बाद गांधी करता था कि संसद जो पास कर रही है उसके खिलाफ वो आमरण अनशन पर बैठ गए। भारत की जनता की वाणी संसद में बोलती है, संसद के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, उस सबको दबोचने का काम गांधी करता था। वो सारे काम कुछ मवाली किस्म के लोग कर रहे हैं और आप झुक रहे हैं उनके सामने। बरसों से, कोई साल से अधिक हो गया, कोई निर्णय ही नहीं हो रहा। एक सामान्य एसएचओ जिनको सीधा कर सकता है, एक सामान्य डीएसपी को कह दिए वो सबको सीधा कर दे, वो लोग आपको दबोच सकते हैं। आप घबराते हैं, आपकी सांस फूल जाती है। ऐसा मत कीजिए। ये आशाओं के बुझने की तरह है, ये नेत्र ज्योति जाने की तरह है जिसका कोई विकल्प नहीं होता। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, ऐसा भयानक कार्य मत कीजिए, बहुत हानिकारक है ये। आपका जो वोटर है वो किसी दूसरे को वोट नहीं देगा, निश्चित रूप से नहीं देगा, मगर वो घर में बैठ सकता है, आपको वोट देने न निकले ये निर्णय ले सकता है। ये बहुत खतरनाक काम है। संदीप जी, पंजाब की राजनीति तो बड़ी अच्छी थी। आपको लगता है कि योगी जी की जो ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, योगी जी का ग्राफ, उसको भी इससे झटका लगेगा? आज फिर मैं कहूंगा कि क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टर रहा हूं, आज योगी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, और योगी जी ने जो इसकी तारीफ की है वो पूरा आप सुनिए। उनके चेहरे देखिए, उनकी वाणी में कितनी पीड़ा है, दर्द है, वो कितनी तकलीफ से बोल पा रहे हैं, उनके चेहरे की उदासी देखिए। आदमी पॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है। बॉडी लैंग्वेज के लिए ही प्रधानमंत्री जब हाथ मिलाते हैं किसी से, अखबार में छपता है कि हाथ दबा के मिलाया, ये बॉडी लैंग्वेज होता है।
बॉडी लैंग्वेज के लिए मार्क जकरबर्ग को हटा के फोटो खिंचवा रहे, ये बॉडी लैंग्वेज होता है। वहां हम बॉडी लैंग्वेज की तारीफ करते हैं और यहाँ हम सारे बॉडी लैंग्वेज को भूल जाना चाहते हैं। योगी जी किस लिए जाने जाते हैं? योगी जी टफ निर्णय के लिए जाने जाते हैं। मैं जब दिल्ली में शाहीन बाग हो रहा था, आप देखिए कि जो जिनको मैं हरे टिड्डे कहता हूं, वो उनकी जमात सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में है। भारत विभाजन की लकीर कहां से खींची गई? यूपी से खींची गई। लेकिन वहां वो हिम्मत नहीं कर सके। क्या वजह थी? और जिस दिल्ली में मैं रहता हूं 1.5-2 करोड़ की जनसंख्या है, वहां वो हैंडल नहीं ये लोग कर पाए। खुद गृह मंत्री जिनकी छवि इतनी बड़ी, वो नहीं कर पाए। क्या वजह थी? क्या वजह थी कि एक हाईकोर्ट सुबह सुबह बैठ गया योगी के निर्णय को बदलने के लिए कि आप पोस्टर नहीं लगा सकते दंगाई के। और क्या वजह थी कि योगी ने आंख में डाल के कहा लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस कानून के तहत लगाया है? तो कानून बताते हैं, अध्यादेश लाके कानून बना दिया। वो एक ऐसे शासक हैं जो टफ निर्णय ले रहे हैं। यहां क्या हो रहा है? उस निर्णय को के पीछे हटा जा रहा है। इससे पूरी छवि अभी जो आपने कहा, ये जो टिकैत है 10,000 वोट नहीं मिलता, अभी जो स्थानीय चुनाव में इनको सपोर्ट नहीं मिला, आज ये टिकैत आज किस, आप देखिए किस अहंकार से बोल रहा है, अभी हम नहीं हटेंगे। आज फिर से बोल रहा है नहीं हटेंगे। अरे भाई, रेडियो पे आके प्रधानमंत्री बांच दिए, ये भाषा बोल रहा है वो। प्रधानमंत्री ने अपने लिए ऐसे बोलने की भाषा जो है इन लोगों को एक अवसर दिया। अब वो टिकैत अपने आप को उस क्षेत्र में बताएगा कि वो स्ट्रांग लीडर है जो प्रधानमंत्री को झुका पाया। जो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मेरा बिहार है, बंगाल है, एक भी किसान, आपको सच बताऊं, मैं आज गांव में बैठा हूं, किसान इस कानून से बहुत खुश था। और खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, मास्टर स्ट्रोकवादी जो स्वयं प्रधानमंत्री को नहीं सुनते लेकिन बड़बड़ाते हैं, उनको मैं कहूंगा कि आप सुनिए प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 80% किसान छोटे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। ऐसे किसानों की संख्या 10 करोड़ है। उन किसानों को इससे लाभ मिला। 80% किसान जो खुश थे, उस पर आपने 20% को तरजीह दे दी। 10 करोड़ किसान जो आप ही आंकड़े बता रहे हैं, उसके सामने टिकैत के लोगों को गिनते तो आपको 5-10 हजार नहीं होगा, उसको तरजीह दे दी। यानी आप स्वयं, आपके भाषण में इतने विरोधाभास है, पूरा पैराडिग्म शिफ्ट कर रहा है कि हर आदमी समझ लेगा कि ये प्रधानमंत्री एक मजबूरी में इस फैसले को पलट रहे हैं। वो मजबूरी निश्चित तौर पर पॉलिटिकल है, वरना 10 करोड़ जो कह रहे हैं कि छोटे किसान जिसके पास छोटे जोत हैं, जिनको फायदा नहीं मिला है। और ये सही बात है कि भारत में एग्रीकल्चर एक राजनीति बन गई। भारत की राजनीति में सबसे लंबे समय तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार रहे। पूरे एग्रीकल्चर को खा गया आदमी, खत्म कर गया। आप उस दौर में देखिए सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हमने किसानों की आत्महत्या की खबरें थोड़ी कम सुननी शुरू की। किसानों को वो एड्रेस कर रहे थे, इसमें नो डाउट, और वो किसान बिल के लिए हम लोग लड़ जाते थे। मुझे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2-3 बड़े फैसले हैं, उसमें मैं 370 से भी ज्यादा इस किसान बिल के लिए प्रसन्न था, क्योंकि गांव के छोटे किसानों को ये जो आज लागू हुआ है, मेरे बिहार में 2006-07 से लागू है। मार्केट खुला हुआ है। मैं आप जिस गांव में बैठा हूं, सब्जी का ओपन मार्केट है। किसी आड़ती के यहां नहीं जाना, कोई टैक्स नहीं देना। किसान यहां सब्जी उगाता है, और हमारे यहाँ किसान जो सब्जी उगा रहा है ना, बिहार गरीब राज्य है, वो चुनाव लड़ रहा है। वो किसान, आपने बिहार के किसी किसान को आत्महत्या की खबर कहीं सुनी नहीं होगी कि बिहार का किसान आत्महत्या करता है, जबकि बिहार एक बीमारू गरीब राज्य कहा जाता है। हर साल बिहार में बाढ़ आके नाश कर देता है पूरी फसल को। लेकिन ये जो ओपन बाजार सिस्टम बिहार में 6-7 से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, तब से है। और ये आप बंगाल देखिए, सबसे ज्यादा चावल पैदा करता है, वहां के किसान तो आंदोलन पे नहीं उतरे। उड़ीसा, वहां के किसान तो नहीं उतरे। बिहार, वहां के आंध्रा, वहां के, ये जो कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए बैठे, और जिसको एक नेता, एक पार्टी कांग्रेस ने, अमरिंदर सिंह ने, इन सब ने बढ़ावा दिया, आज वही अमरिंदर आ जाएंगे तो हम उनको कहेंगे वॉशिंग मशीन से धुलकर अब ये ईमानदार हो गए। सीधी सी बात है। 4 दिन पहले तक उसको गाली दे रहे थे मास्टर स्ट्रोकवादी, अब देखिएगा वही अमरिंदर वॉशिंग मशीन से एकदम बिल्कुल ही नील दिए हुए करकरारे बुसट की तरह निकलेंगे, साफ सफेद उज्जवल धवल, और वो फिर वहां मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा। ये सही बात है कि इतना बड़ा निर्णय, और 303 सीट है, बहुत बड़ा उनको मेजोरिटी से वोट मिला है,
और ये उम्मीद की जा रही थी कि वो टफ फैसले लेंगे। हम सब उनके टफ फैसले के में हमने लड़ाई लड़ी है। लोगों को जो पंचमक्कार गाली देते थे उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। वो 370 हो, वो चाहे आपको सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो भी फैसले उन्होंने लिए उस पर हमने लड़ी, क्योंकि हमें टफ प्रधानमंत्री की एक इमेज जो गुजरात से आए थे। पर वो प्रधानमंत्री, आपको मैं कुछ फैसले आपको देता हूं, क्योंकि लोगों को अभी सिर्फ किसान आंदोलन ध्यान में आ रहा है। ये जब प्रथम सरकार आई थी सरकार की, उस समय भूमि सुधार कानून ये लेकर आए थे, उसके पक्ष में भी हम लोग उतरे थे, लेकिन यही भीड़ तंत्र था। आपको ध्यान होगा, भूमि सुधार कानून इनको वापस लेना पड़ा था। आप लोगों को शायद ध्यान हो, मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि एनआरसी की कितनी बातें की गई। भारत के गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि एनआरसी आएगा, कोई रोक नहीं सकता। 10 दिन बाद प्रधानमंत्री रामलीला मैदान जाते हैं और कहते हैं एनआरसी नहीं आएगा, ऐसी कोई योजना नहीं है। पर अपने ही गृह मंत्री की बात को प्रधानमंत्री ने काट दिया, यानी वो ठंडे बस्ते में गई। सीए लागू हुआ, हम सब कितना प्रसन्न हुए। कुछ लफंगे टाइप के कट्टरपंथी, इस जामिया या अलीगढ़ हिंदुओं की कब्र खोदने वाले लोग, ये खड़े हो गए शाहीन बाग का छोटा सा पॉकेट लेकर। उत्तर प्रदेश में तो नहीं जम पाए, उन सबकी संपत्तियां जब्त कर ली और 7 पुश्ते तक योगी ने कहा 7 पुश्तें भुगतेंगी, वहां तो नहीं खड़े हुए। शाहीन बाग जमने दिया गया, जमने दिया गया, जमने दिया गया, और परिणाम 53 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में दंगे हुए, 3 दिन तक देश की राजधानी, 84 के बाद दिल्ली ने दंगे नहीं देखे थे। 3 दिन तक दिल्ली झुलसती रही और 53 लोग, 53 हमारे लिए संख्या बोल रहा हूं, पर एक व्यक्ति जो मरा है उसकी पूरी फैमिली चौपट हो गई, खत्म हो गई। 53 लोग मर गए। आज सीए की क्या पोजीशन है? सीए पे अभी हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में क्या कहा कि जनवरी 2022 तक का समय दिया जाए, तब हम नियमावली तब बनाएंगे। आज तक नियमावली नहीं बनाई गई, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जो आए पाकिस्तान से हिंदू आए, मैं सब आपको ऑन रिकॉर्ड बातें बता रहा हूं, जो पाकिस्तान से हिंदू आए दिल्ली में बसे हैं, उनको यही मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा ये अवैध रूप से घुस गए। हाईकोर्ट में कहा है, ये मैं अपने मन से नहीं जोड़ रहा हूं, अवैध रूप से घुस गए। अगर वो सीए लागू हो जाता तो आज उनको नागरिकता होती, वो नागरिकता के लिए तड़प रहे हैं। उस पर नियमावली जनवरी 2020 में लागू मतलब बनाएंगे, ये नित्यानंद राय जी ने संसद में कहा है। अब हम तीसरे में आते हैं, 370। हम सब ने मतलब हमने कहा हमारे वोट पूरे हो गए भैया, हमने तो वोट सोल हो गए, हमारे 370 जो है लागू हो गया। अब उसका पैटर्न देखिए 370 का। आप देखिए उस समय जब नेहरू जी आजाद हुआ, नेहरू जी ने कैसे कांग्रेस कश्मीर को हैंडल किया? फारूक अब्दुल्ला के बाप के जरिए, फारूक अब्दुल्ला के बाप के जरिए कांग्रेस कश्मीर को पूरा हैंडल किया। सेम वही पैटर्न हम देखते हैं कि मोदी सरकार एक अपना दल पीडीपी से छोड़े हुए कुछ लोगों के जरिए घाटी को उन्हीं मुस्लिम कट्टरपंथियों के भरोसे हाँक रही है। सेम पैटर्न हम देख रहे हैं उसको। आज हिंदू फिर से पलायन वहां कर रहा है, फिर से कश्मीरी पंडितों को नहीं वहां बसने की स्थिति अभी नहीं बनी है। यानी जिसको लागू किया उसको वही आधे अधूरे अब कह रहे हैं कि 2 साल का और समय दीजिए, अभी मनोज सिन्हा जी ने कहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले दिए जिसको इस सरकार ने पलट दिया। भीड़ तंत्र में बता रहा हूं, एक पैटर्न देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। भीड़ तंत्र से हारती लोकतंत्र, भीड़ तंत्र से हारती सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया SC/ST एक्ट में डायरेक्ट जो है गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच होगी। वो आपने देखा होगा कुछ सोड़ फिर से रोड पे सब बैठ गए थे, सरकार ने दबाव में उसको पलट दिया। फिर ओबीसी आया आरक्षण, इतना बड़ा निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 2200-2600 जातियों का मंच है केंद्र में, वो केंद्र को ही अधिकार है कि वो जातियों की लिस्ट तय करे, और राज्य जो लिस्ट जारी कर रही है वो अवैध है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके आड़ में ममता बनर्जी का एक उदाहरण है कि 170 ओबीसी जाति है जिसमें 117 मुस्लिम है। इनडायरेक्टली जहां आरक्षण लागू किया गया था कि हिंदुओं में जात पात है, ऊंच नीच है, भेदभाव होते हैं, और मुस्लिम ईसाई तो समानता की बात करते हैं, उनको आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी विवेचना जो है और खासकर इसका फिर से अवलोकन करने का, अनुसंधान करने का इतना अच्छा अवसर दिया, उसको भी पलट दिया गया। और ओबीसी मंत्रियों की बैठक बुला के दिखाया गया अखबारों में कि हम ओबीसी मंत्रियों की बैठक लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी भीड़ तंत्र के आगे हार गया लोकतंत्र और फिर पलट दिया गया। और आज
कृषि कानून को पलट दिया गया। ये जो मैं आपको 6 ऐसे उदाहरण मुझे मिलते हैं 2014 के बाद से, जिसके लिए हम लड़ते रहे और जिसके लिए हमने हमेशा, सरकार ने जब लागू किया तो हमने तारीफ की, वो 6 ऐसे में है जहां सरकार भीड़ तंत्र के आगे हार रही है, और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अब आप देखिएगा आगे, हर जगह ये सड़क जाम करेंगे, हर जगह ये बैठेंगे, आप 24 आने दीजिए, पूरी देश में अराजकता होगी, विदेशी फंडेड, आप खुद ही देख रहे हैं इसमें खालिस्तानी है। शाहीन बाग में आपने देखा पीएफआई, कहां 4 और यूरोप से पैसे आ रहे हैं, अरब से पैसे आ रहे हैं। ये पूरे देश में अराजकता का नंगा नाच होगा। यही उदाहरण है आपको कि यूपी में ये हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां सोटा चल रहा है। यहां इनको ये छठा उदाहरण है जो अपने भीड़ के व्यवहार से उन्होंने सरकार को झुका लिया है, और अब वो सचमुच कह रहा हूं लोकतंत्र को हराने के काम करेंगे। और विपक्ष तो आप जानते हैं देशद्रोह की पूरी पराकाष्ठा पार कर जाते हैं, वो तो देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन्हें तो सत्ता चाहिए, पागलों की तरह भटक रहे हैं सत्ता के लिए। वो कांग्रेस हो, वो आप हो, वो आम आदमी पार्टी अभी चिल्ला रही है, बहुत अच्छा हुआ ये आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जो खालिस्तानी, वो मोगा में जो है खालिस्तानी आतंकवादी के घर जाके ठहरा था, कनाडा में जाके ये लोग खालिस्तानियों से फंड लेके आए थे। ये राहुल गांधी, आप जाते हैं जब लड़ाई हो रहा था चाइना के साथ, गुपचुप बैठक इनकी चल रही थी, तो ये तो येन केन प्रकार सत्ता चाहते हैं। और मोदी सरकार ने ये रास्ते खोल दिए भीड़ के लिए कि भीड़ जब भी आए सड़क हाईवे जाम कीजिए, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कीजिए और आप अपनी मांग मनवा लीजिए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, एक्सेस खतरनाक है। और आज सचमुच जो सरदाना जी ने कहा कि प्रकाश पर्व वास्तव में आज उन किसानों के लिए और लोकतंत्र में जो हम जैसे लोग आस्था रखते हैं उन सब के लिए अंधकार पर्व बन गया है। जी संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि जमीयतुल उलेमा हिंद ने ये कॉल दे दी है कि सीएए भी वापस किया जाए। और मैं विजय जी से पूछता हूँ कि अगली मांग जो है वो है साहब कि एमएसपी का कानून लाया जाए। अगर यह मांग परवान चढ़ती है तब इस देश का क्या होगा, जरा थोड़ा हमें आंकड़े भी बता दीजिए कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है, और ये भी बता दीजिए कि क्या ये जो इन्होंने कानून वापस ले लिए इससे तथाकथित जो कहा कि साहब के खालिस्तानी जो हैं वो डिस्करेज हो जाएंगे, क्या ऐसा संभव है? या कि ये जो किसान आंदोलन करता है ये प्रसन्न हो जाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और सड़कों से हट जाएंगे? जी देखिए, आप सब जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक एजेंडा होता है, वो किसी और कार्रवाई से अपने एजेंडा को नहीं बदलता है। अगर खालिस्तानियों को हिंदुस्तान में पैठ बढ़ानी है, उनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। उनको तो एक व्हीकल चाहिए जिसपे बैठ के वो अपना एजेंडा पूरा करें। जहां भीड़ तंत्र होगा वहां ऐसे लोग आ जाएंगे। तो चाहे वो आप किसान आंदोलन करो, कल आप सीएए करोगे तो वहां भी उनको पानी पिलाने वाले खालिस्तानी आ जाएंगे। कल को आप किसी और टीचर्स का एजिटेशन करोगे, वहां पे भी पानी पिलाने वाले आ जाएंगे। तो देखिए, ये एक कॉज इफेक्ट रिलेशन है, एक कैरियर है जिसको, देखिए क्या होता है, जो जेब कतरा होता है ना, उसको भीड़ से मतलब होता है। उसको ये थोड़ी मतलब है कि जो आदमी मेट्रो से उतरेगा या बस से उतरेगा उसी की जेब काटनी है। उसको तो जेब काटनी है जहां मौका मिले। तो जेब कतरे का काम है जेब काटना। वो ये नहीं देखता कि आपकी जात क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका एजेंडा क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है। यही हाल है, जो लोग अराजकता फैलाते हैं उनको हर मौके की तलाश रहती है, वो आपके निर्णय से अपना निर्णय नहीं बदलते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जहां तक बात है कृषि कानून की और आंदोलनकारी और जो हमें कहा जा रहा है सिक्योरिटी थ्रेट है, तो सर अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो आज प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीच में बोल देते तो जनता भी समझ लेती कि भाई वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, प्रधानमंत्री ने सोच समझ के देश हित में काम किया है, तो हम भी आपका साथ दे देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो अगली डिमांड है एमएसपी की, तो सर एमएसपी तो ऐसा है कि इस देश में आज करीब 800 मिलियन टन अनाज खाना पैदा हो रहा है। अब आप कहते हैं कि करीब 26 फसलों के अंदर हम आप एमएसपी दे रहे हैं, तो सर मुर्गी के किसान ने क्या दुखी किया है? वो भी कहेगा एमएसपी दे दो। अंडे वाला किसान बोलेगा हमें भी दे दो, बकरी वाला बोलेगा हमें भी दे दो, दूध वाला बोलेगा हमें भी दे दो। सिर्फ गेहूं चावल में या 5-7 सब्जियों में ही एमएसपी देना है क्या आपको? क्यों वो बाकी देश के किसान नहीं है?
तो अगर आप पूरा बजट बनाएंगे तो आपका आज जो वैल्यू है, मैं पिछले साल तक का मैंने एनालिसिस किया है, एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन पिछले साल थी और एमएसपी की मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, वो करीब 11 लाख करोड़ था। उन फसलों का जिस पे आप एमएसपी घोषित कर रहे हैं, उन फसलों को मैंने नहीं जोड़ा है जिस पे एमएसपी आप घोषित नहीं कर रहे हैं। तो क्या उन किसानों का हक नहीं है एमएसपी? क्या सिर्फ इन्हीं पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए? आज रागी का किसान है, आप उसकी एमएसपी खरीदिए। आपके जितने भी मसाले वाले किसान हैं उनका एमएसपी खरीदिए। बैम्बू उगाता है उसका खरीद लीजिए। आपको हर चीज फिर खरीदनी पड़ेगी क्योंकि किसान तो सब कुछ उगा रहा है और संविधान कहता है सारे नागरिक बराबर है, तो आप पक्षपात कैसे करोगे? तो आपको तो देना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में जाऊंगा मैं उनके लिए कि सर आपने इसको तो दे दिया फसल वाले को, मुर्गी वाले का क्या कसूर, गाय वाले का क्या कसूर, चारे वाले का क्या कसूर, उनको भी दीजिए। तो कहने का मतलब है कि आप अगर सारा जोड़ते हैं तो एग्रीकल्चर की जो वैल्यू है इस देश में वो करीब 25 से 28 लाख करोड़ के आसपास है। मैं तो जो आपको बात कर रहा हूं वो करीब 11 लाख करोड़ तो वो है जो पिछले साल का एमएसपी के बेसिस था। हर साल आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और एमएसपी बढ़ाएंगे तो मेरा एस्टीमेट यह है कि आपका हर साल एमएसपी का बिल आज की जो फसलें हैं उसके हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ेगा। अगर पिछले साल 10 लाख था तो इस बार 11 होगा, अगले साल 12 होगा, फिर 13 होगा। हर साल आपको 1 लाख करोड़ जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपको मानना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप टोटल एग्रीकल्चर के साथ न्याय करना चाहेंगे तो आपको 25 लाख करोड़ चाहिए। फिर यही गेहूं किसान बोलता है मुर्गी के किसान को एमएसपी क्यों चाहिए भैया? एमएसपी क्यों नहीं चाहिए? क्या अंडे वाले ने क्या गुनाह किया है? वो इस देश का नागरिक नहीं है क्या? वो किसान नहीं है? उसको भी आप एमएसपी दीजिए। तो 25 लाख करोड़ रुपए आपको एमएसपी चाहिए। अब जब आप 25 लाख करोड़ की एमएसपी की बात करते हैं, आज आपका टैक्स रेवेन्यू करीब 18.5 लाख करोड़ है। इसका मतलब यह है कि सारा देश का पैसा आप एग्रीकल्चर में फसल खरीदने में लगा दो। अगर आपने लगा दिया उसके बाद भी आपको साल का 7 लाख करोड़ रुपए उधार लेना पड़ेगा। तो सर डिफेंस कैसे चलेगा? एजुकेशन कैसे होगा? बाकी देश का बजट का खर्चा कैसे चलेगा? इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है, पहली बात। दूसरा, हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे तो 25 लाख का हर साल 2-2 लाख रुपए आप जोड़ते जाइए। आप इस देश का दिवाला निकालने का सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं। आज तो हम आरबीआई एनपीए की बात कर रहा है, हमें हिंदुस्तान के बाहर, संसद के बाहर लिखना पड़ेगा एनपीए प्रॉपर्टीज, क्योंकि हिंदुस्तान नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। आपके पास जितना पैसा है, पाकिस्तान से हमारी हालत खराब हो जाएगी। वहां तो कम से कम वो गिरवी रख के गुजारा कर रहे हैं, हम तो उधार रख के एमएसपी देंगे। उसके बाद सर आपको सब्सिडी देके, उस एमएसपी के बाद सब्सिडी देके, मनरेगा देके आपको वही गेहूं चावल 2-2 रुपए में देना है। तो आपको फिर उसके ऊपर 5 लाख रुपए और देना है, 5 लाख करोड़। आप इस देश का दिवाला निकालने के पूरे इंतजाम कर चुके हैं और किसान नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है कि देश का दिवाला निकले या नहीं। उनका एक ही एजेंडा है कि हमें मोदी सरकार को उसकी औकात दिखानी है कि आपको घुटने पे कैसे लाया जाता है, और आज उसका पहला डेमोन्स्ट्रेशन था। आपने पहले कदम पे सरेंडर करके आपने आगे की हिम्मत बढ़ा दी। एक कहा जाता है ना सर, बचपन में कहावत है कि अगर बच्चे ने पहली बार चोरी करी हो तो उसको थप्पड़ मार देना चाहिए ताकि वो दोबारा हिम्मत ना करे। आज हमने क्या किया? एक कदम पे सरेंडर किया। किस लिए? कि हमें शायद पंजाब का चुनाव जीतना था। अरे हारो ना पंजाब का चुनाव देश के हित में, बाकी देश आपके साथ खड़ा होता। लेकिन आपने क्या किया? जिसे कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। 5 सीटें बचाने के चक्कर में आपने 500 के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, मैं आपका वोटर हूं तो मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन नहीं देना भी मेरा अधिकार है। उसको आप कैसे टालेंगे? कहने का मतलब यह आता है सर घूम फिर के कि आज का डिसीजन, जो पहले 3 कानून थे, इससे भारत का हर गांव एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा था। 6,50,000 गांव हिंदुस्तान के इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो रहे थे। आज भारत ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि इन्वेस्टर आज ये देखेगा कि जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी मार्केट है 140 करोड़ के खाने के लोगों की, आपके यहां अनाज ही 350 मिलियन टन पैदा होता है, आपके यहां पे स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 84 मिलियन टन है। 1 लाख करोड़ का आपका हर साल खाना सड़कों पे पंजाब हरियाणा में जो एफसीआई खरीदती है वेस्ट होता है। आप चाहते थे इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, इसीलिए आप लाए थे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट की। भाई आप वेयर हाउसिंग तो खड़ा करो। आज कौन पैसा लगाएगा सर? जिस कानून के भरोसे में इन्वेस्ट करता, आपने वो कानून ही हटा दिया। मैं काय को इन्वेस्ट करूंगा? आज के निर्णय से मोदी सरकार ने एक बात तो कन्वे कर दी है कि हिंदुस्तान इज ए पॉलिटिकली रिस्की प्लेस फॉर इन्वेस्टर्स। और यह निर्णय लेने के लिए सर राहुल गांधी को ही पीएम बना देते ना, इसमें मोदी के पीएम बनने की क्या जरूरत थी? ये जो निर्णय आज लिया है, इसके लिए तो आपको 700 लोगों की पर्ची डालते पार्लियामेंट में, डब्बे में से निकालते कि आप ये पीएम, यही तो डिसीजन लेना है कि बैक ट्रैक करते जाओ कानून। तो इसमें कौन सा इंटेलिजेंस चाहिए था? इसमें कौन सी बहादुरी चाहिए थी? इसमें कौन सा विजन स्टेटमेंट चाहिए था एज ए लीडर? ये तो कोई भी कर सकता था। ये तो सबसे कम पढ़ा लिखा नालायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये निर्णय ले सकता था कि मेरे को कानून वापस ही तो लेने हैं। और वो कानून जिसको मैं पार्लियामेंट में ये कह के लाया कि इससे देश के किसान का भला होगा, छोटे किसान का भला होगा, और आज वही कानून मैं खुद वापस ले रहा हूं, तो किसके साथ हो आप? बिचौलियों के साथ या छोटे किसान के साथ? आज सबसे बड़ा सवाल ये। प्रश्न तुफैल जी से। तुफैल जी, आप तो प्रखर राष्ट्रवादी हैं। एक राष्ट्रवादी के नाते आपको कैसा लग रहा है? पूर्व वक्ताओं ने जो खराब निर्णय हुए हैं उनकी जानकारी दी, जिसमें से नवीनतम निर्णय ये कानून वापस लेना है। इसका सीधा सा असर जिन क्षेत्रों में पड़ेगा बड़े पैमाने पर, उनमें उत्तर प्रदेश है। कारण ये कि उत्तर प्रदेश में बरसों पहले सीलिंग आई है। उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान, इक्का दुक्का जिन्होंने आज से 40-50 साल पहले ट्रस्ट बना के ज़मीनें बचा ली, उनकी बात नहीं करता, बाकी किसी भी किसान के पास 25 एकड़ ज़मीन नहीं है। यानी बड़ी जोत नहीं है, छोटी जोत के सारे किसान हमारे यहाँ हैं। इनके उपज पर यह असर पड़ने वाला है, और इसका असर उत्तर प्रदेश के किसान पर पड़ने का मतलब, ये सीधी पॉलिटिकल इक्वेशन है, पड़ने का मतलब कि योगी जी के हाथ से सत्ता की बागडोर ढीली पड़े। मैं एक प्रश्न स्वयं से पूछ रहा हूं सुबह से, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। कहीं प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, या जो भी इसके पीछे निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो कहीं इसके शिकार तो नहीं है कि मेरे आभा मंडल से बढ़िया आभा मंडल किसी और की बन जाए? योगी एक प्रखर राष्ट्रवादी के नाते उभर कर आ रहे हैं। उन पर बहुत सारे आरोप हैं, वो जातिवादी हैं, वो अभद्र व्यवहार करते हैं, वो फलाने हैं ढमाके। मगर एक बात जो उनके पक्ष में कम से कम समाज में है कि इसकी रीढ़ मजबूत है, ये दमदार आदमी है। उत्तर प्रदेश में किसी भी गड़बड़ी की जरा सी, मुजफ्फरनगर की पूरी बेल्ट में उद्दंडता की, दंगों की, बदमाशियों की पराकाष्ठा थी। सबको सांप सूंघा हुआ है, हाथ उठा उठा के थाने में समर्पण कर रहे हैं कि भैया जेल में डाल दो हमें, हम जमानत तोड़वा के आए हैं, जमानत तोड़वाना चाहते हैं। कारण कि एक दबंग आदमी बैठा है जो सीधे लाठी बजाता है, गड़बड़ियां बर्दाश्त नहीं करता। अभी कुछ ही महीने पहले अतीक अहमद को पंजाब में दामाद बनाकर रखा हुआ था, वहां से खींच लाए। मुख्तार अंसारी का यह हाल था, उसको खींच लाए, निकाल लिया। रोते पीटते हाय हाय करते लोग अब दिखाई देते हैं, सारे गुंडे, सारे बदमाश सब सीधे कर दिए गए। उसका आभा मंडल दिखाई दे रहा है। इसको डाउन करने की तो कोई साजिश नहीं है। लोग सुबह से ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा, सारे राष्ट्रवादियों के मन में यह है कि एक दबंग, एक बड़ा, एक तेजस्वी व्यक्ति उभर रहा है, उसके आभा मंडल पर धब्बा लगा दिया जाए। कहीं इसका प्रयास तो नहीं है? मैं आपके श्रोताओं से स्वयं पूछ रहा चाहता हूं, आप स्वयं को इसका जवाब दीजिए। और अगर लगता है ऐसा है तो इस व्यक्ति के, इस पौरुषवान व्यक्ति के साथ में खड़े हुए,
तय कर लीजिए कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव पहले से बेहतर जिताएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, इस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे, इसको दबाव में नहीं आने देंगे। बड़ी मुश्किलों से कोई नेतृत्व उभरता है, उस नेतृत्व को दबाने की किसी भी हरकत का जवाब दिया जाना चाहिए। एक राष्ट्रवादी के नाते मैं आप सबसे इसकी विनती करता हूं। जी, अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। सारे प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, तो कुछ प्रश्न जो डेस्क हमारे चूज करके देगी वो हम प्रश्न ले लेते हैं। कुल 6 प्रश्न हम लेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी मेहमानों से हम 2-2 प्रश्न पूछ लें। डॉक्टर चेतन, ये पूरे भारत की सरकार है या केवल उत्तर भारत की सरकार है? भारत में और राज्यों में किसान नहीं हैं, उन किसानों की कब सुनी? विजय जी, मुझे लगता है यह आपके लिए उपयुक्त प्रश्न है। देखिए सर, ट्रेजेडी क्या है, जैसा अभी कहा गया कि जो कंधार एयर हाईजैक केस हुआ था, मुझे लगता है कि जो टीवी मीडिया है उसने शायद दिल्ली के बॉर्डर को ही भारत समझ लिया है। इसीलिए जितने भी बाइट्स आते हैं वो दिल्ली के बॉर्डर से आते हैं और ऐसा लगता है कि सारे देश का किसान यहीं बैठा है और पूरे देश में अराजकता है और हर आदमी परेशान है। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार के पास इतना बड़ा अपना मशीनरी होते हुए भी, दूरदर्शन होते हुए भी, वो पूरे देश में बाकी किसान जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, आप ना टीवी चैनल्स को वहां ले जा सके, ना आपकी राज्य सरकारें ले जा सकी, ना आपकी पार्टी ले जा सकी, ना आपके नेता ले जा सके। इससे बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर एक इतनी बड़ी पावरफुल सरकार का क्या हो सकता है कि आप जिसे कहते हैं फ्रॉग इन द वेल, आपको दिल्ली के आगे देश दिख ही नहीं रहा है। ये एक पॉलिटिकल एंड कम्युनिकेशन ट्रेजेडी नहीं है तो क्या है? जी, नेक्स्ट अरिंदम चौधरी जी, या तो हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में फेल हो रहे हैं या हमारी बातों का वजन वामियों की बातों के सामने कम करके आकी जा रही है। क्या अब ये अराजक लोग सड़क खाली करेंगे और नहीं तो क्या सरकार कार्रवाई करेगी? संदीप जी। जवाब दिन में दिया, मुझे लगता है इस पे तुफैल जी इनको दे देंगे। मैं दिन में यही सवाल का जवाब दिया है रंजन जी का। देखिए, लोग चुनते हैं, उससे अधिक वो जनतंत्र में हमेशा वो लोग होते हैं जिन्होंने सरकार के पक्ष में नहीं वोट दिया। वो दबोचने की कोशिश करेंगे। आपको मर्द बनकर काम करना पड़ता है। एक एसएचओ के लेवल पर, एक डीएसपी के लेवल पर कार्रवाई करने का काम है ये। मैं अभी राजस्थान आया हूं, 25 लोग नहीं बैठे हैं। हरियाणा के बॉर्डर पर 100 लोग नहीं हैं। इसको उजाड़ने में क्या दिक्कत है? और उजाड़ने का मतलब ये नहीं कि इनको गोली मारनी है, इनका कत्ल कर देना, उठा के बंद कर दो। एक दरोगा से कहा जाए, 3 थानों की पुलिस आ जाए, सबको निपटा दिया जाएगा। एक आदमी जिसके पीछे 10,000 वोट नहीं है, उसको लीडर बना रहे हो, इससे मिलेगा क्या? आप अपने जो चुने हुए नेतृत्व हैं उन लोगों की क्षमताओं पर कम आंक रहे हो, उनको दबोच रहे हो। और ऐसा, वो फिर मेरी बात जो मैं भी पहले कह के चुका हूं कि कुछ ऐसे लोग जो योगी को दबोच सकें उभारे जा रहे हैं। ये बहुत हानिकारक चीज है, बहुत खराब बात है। ये सामान्य मामला है, सामान्य जनता के अधिकार हैं। बहादुरगढ़ के बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने बात कही, उन लोगों के, उस क्षेत्र के किसानों का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली की पब्लिक का कोई अधिकार नहीं है। शाहीन बाग में बैठ गए, सारी दिल्ली की यातायात व्यवस्था चरमरा जाएगी। कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। वहां कोई मशीन गन से गोलियां नहीं चलवानी है, उठा के 25-50 लोग बंद करने हैं। मगर वो धमकी की भाषा बोल रहे हैं और आप उसका ध्यान, इसकी चिंता ही नहीं करते। सामान्य व्यक्ति के कोई अधिकार हैं कि नहीं? उसकी शांति सुरक्षा के लिए आप आए हैं या इन गुंडों की बदतमीजियों के सामने झुकने के लिए आए हैं? ये सामान्य बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये अगर सरकार, इंदिरा गांधी याद आती, उनका समय होता, सीधा कर देती। राज्य से बड़ा कोई नहीं होता, व्यवस्था से बड़ा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। माओवादियों से निपट सकते हैं हम। पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों का समर्पण हमारी सेना करा सकती। 100, 200, 500 लोग हमारे लिए क्या होते हैं? अगर आप बाध्य कर रहे हैं लोगों को, पता नहीं ये मैसेज क्यों दे रहे हैं कि हमें झुकाया जा सकता है। कापुरुष बनना, नपुंसक बनना, क्लीव स्त्रैण बनना, ये शोभा नहीं देता। आपसे इसकी उम्मीद नहीं है।
निपटिए इससे। आपका ये कार्य है, आप इसी के लिए लाए गए हैं। Kumar, I have a very strong feeling that this is a ploy to dent Mission 300 plus for Yogi Baba. इनसे सहा नहीं गया होगा, न कि हम सब बाबा के पीछे हैं. No other way ahead but to ensure बाबा gets 300 plus. अडवाणी तो चल रहा, क्या पूरा करें इसको, अडवाणी 2 चल रहा है. संदीप जी, आपको कुछ इंसाइट्स दूंगा, बिना शोर जर्नलिस्ट के नाते इंसाइट्स रहते हैं हमारे पास. मैं कुछ इंसाइट से इस सवाल का जवाब दूंगा. पहला इंसाइट, मैं बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टर भी रहा हूं दिल्ली में, कि दिल्ली 3 दिनों तक क्यों जलती रही. पुलिस के मेरे अपने सोर्स हैं अभी भी पुराने. तो पुलिस का ये कहना था कि डिसीजन 2 तरह से हो रहे हैं. गृह मंत्रालय कुछ डिसीजन लेता है, एनएसए साहब आके कुछ डिसीजन ले जाते हैं. यानी जो कंफ्यूजन दिल्ली पुलिस के बीच पैदा किया गया, वरना दिल्ली पुलिस ने कहा कि इनको समेटने में हमें कितना वक्त लगता है. हमें कह दिया गया हाथ बांधिए, जिससे हमारे अपने जो सिपाही हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो मरे, वो मार खाते खाते रहे. हमसे साफ कहा गया कि कुछ भी हो जाए आपको डंडा नहीं चलाना है. मैं आपको पुलिस का वर्जन बता रहा हूं, ऑफिशियल वर्जन बता रहा हूं कि डंडा नहीं चलाना है. और इसीलिए 3 दिन दिल्ली जली, क्योंकि डिसीजन 2 तरह के हुए. एक डिसीजन कार्रवाई करना चाहता था, टफ कार्रवाई करना चाहता था, गृह मंत्रालय टफ कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन कोई आके हाथ बांध देता था. गृह मंत्रालय, आपने बहुत दिनों तक देखा होगा कि अमित शाह बड़े बुझे बुझे से रहे थे. बॉडी लैंग्वेज फिर मैं कहूंगा काफी बुझे बुझे से रहे थे. दूसरी बात योगी जी के शासन में है. मुझे हेलो जी, भाजपा के एक मंत्री ने बताया कि ये इतनी बड़ी समस्या ही नहीं थी. ये जो किसान आंदोलन है, इसको यूपी में योगी बहुत आसानी से हैंडल कर सकते थे. 1 सेकंड, मेरे को लगता है कि कैमरे का बैटरी खत्म हो गया है. 1 मिनट में इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं. तब तक हम दूसरा प्रश्न ले लें. हाँ, ये आ गया मैं. जी जी. तो ये समस्या ही नहीं थी, और कि योगी इसको हैंडल कर सकते थे. और जिस दिन ये हमारा झंडा फेंका गया, उस दिन ही पूरी तैयारी हो गई थी. दूसरी बात उन्होंने कही कि राजनाथ जी को कहा जाता, तो राजनाथ जी इसको हैंडल करने में बड़े किसान नेता रहे हैं, बहुत आसानी से हैंडल कर सकते थे. लेकिन यहां तो स्वयं का क्रेडिट लेना है, इसलिए ना योगी को लगाया गया, ना राजनाथ जी को लगाया गया. राजनाथ जी को अगर वार्ता के लिए एक बार भी भेजा जाता, वो फेल हो गए तो आते, ये तक कहा गया. मैं आपको बता रहा हूं, इनसाइड बता रहा हूं. लेकिन राजनाथ जी तक को नहीं लगाया गया, जिसके बारे में हर कोई जानता है. वो किसान नेता रहे, यूपी के किसानों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे. ये चीजें मुझे जो अभी संभावना दिख रही है, वो संभावना दिख रही है. एक तो पूर्वी यूपी, पूर्वांचल यूपी का और योगी का गढ़ है. वहां के किसान प्रसन्न थे, उस किसानों में एक अप्रसन्नता आएगी, एक बात ये तो तय है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा लीडर खड़ा किया जा रहा है, ये टिकैत टुकैत जो भी है. और तीसरी संभावना जो मुझे दिख रही है, जो मर चुका है, भारतीय जनता पार्टी मरे हुए को, सांप को जिंदा करने के लिए फेमस रही है. ऐसे नेता जो मर चुके हो पॉलिटिकली, वो जिंदा हो जाती है. मुझे लगता है कि ये रालोद है, उसको कहीं से ये लोग घुसाएंगे. जयंत चौधरी से बातचीत चल रही है, आपको सूचना चल रही है. देखिए, आप कह रहे हैं, मेरी जो संभावना है एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के नाते, क्योंकि यही काम इन्होंने हरियाणा में किया है. और आज हरियाणा क्या हो गया, लंगड़ी लूली होके रह गई है. हरियाणा में जो चौटाला की सरकार है, आप देखिए कि क्या डिसीजन हो रहे हैं. तो वहां अब वो रालोद को लाएंगे, तो इतनी लंगड़ी खड़ी कर देंगे कि वो योगी आदित्यनाथ काम ही ना कर पाए, और 300 के पास तो पहुंच ना पाए. आपको सच बता रहा हूं, कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद योगी आदित्यनाथ का 2nd टर्म में गृह मंत्री ने घोषणा किया है. उससे पहले मौर्य कह रहे थे हम बनेंगे, कोई कह रहा था हम बनेंगे, यूपी में कोई चेहरा नहीं होगा. मैं उनके वर्जन कह रहा हूं, ये नहीं कि इनसाइडर बोल रहा हूं कि लोग कहेगा अपने मन से कह रहा है कि कोई अभी चेहरा तय नहीं होगा. फिर जाके बैठक हुई उनके घर पे, योगी खुद मौर्य के घर गए. लेकिन जब कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार होता है, आप संयोग देखिए, कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार होता है, उस कलीम सिद्दीकी को छोड़ने के क्या प्रेशर है. आप एक जर्नलिस्ट से, यूपी के जर्नलिस्टों से बात कीजिए, आपको इनसाइड बताएंगे.
और उस कलीम सिद्दीकी के बाद गृह मंत्री मंच पर आते हैं और कहते हैं यदि 22 में योगी नहीं जीते तो 24 में मोदी नहीं जीत पाएंगे। कलीम सिद्दीकी के रूप में एक ऐसा दुखती रग संघ और भाजपा के योगी जी ने दबा दिया है कि आप समझिए कि ये आर पार जैसी पोजीशन है। मैं आपको इतने लंबे जर्नलिस्ट होने के नाते मैं कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं, अपनी सोर्स से कह रहा हूं, और ये है आज आपको योगी जी की, हर किसी को कहता हूं प्लीज, जो मुझे गाली दे रहे हैं वो भी, जो मुझे सुन रहे हैं वो भी, कि योगी जी की लैंग्वेज देखिए। वो आदमी चमकता हुआ बोलता है वो आदमी, लेकिन आज उनका बॉडी लैंग्वेज कितना डाउन है। वो जानते हैं कि उनको साम दाम दंड भेद के साथ, और ये काम अडवाणी जी ने भी किया था, तब भी मोदी उभर गए। अडवाणी जी ने किया था, तब भी मोदी उभर गए। कितना ही मोदी कर लें, योगी उभर जाएंगे। समय किसी का नहीं है, समय किसी का भी नहीं है, और समय अपनी गति से चलता है। कल को योगी को भी जाना है, कोई और उभर जाएगा, कोई हेमंता उभरेगा, वो हट जाएंगे, कोई और उभरेगा। समय की गति को कोई नहीं बांध सका है। राम और कृष्ण भी गए थे। अच्छा है कि अच्छे शासन के साथ, अच्छे लोगों में एक प्रेम स्नेह की भावना के साथ जाएं। साम दाम दंड भेद। अब पॉलिटिकल पार्टियां सब खत्म हो रही है। छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी में ये लड़ाई लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये आपको आज योगी की भाषा, कम से कम बॉडी लैंग्वेज, भाषा, वाणी की पीड़ा देखिए। मैं सबसे कह रहा हूं, वो वीडियो मैंने शेयर किया है, खुद योगी जी ने के अकाउंट से शेयर किया गया है। उस भाषा को देखिए, समझिए वो पीड़ा किस बात की। कुणाल कुमार जी पूछ रहे हैं, वी आर फाइटिंग अ फाइट फॉर सर्वाइवल विद मुस्लिम्स, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, हेंस द टाइम्स विल बी लेफ्ट रेड फेस्ड, हेंस डू नॉट डंप बीजेपी as it will be the platform to welcome योगी। तो फैल जी आपका प्रश्न है। तो सर्वाइव विद मुस्लिम्स, बिल्कुल ठीक बात है। भाजपा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यदकुल की लड़ाई में अपने आप को झोंक रही है। जिस संगठन को समाज इसलिए लाया था कि वो अराष्ट्रवादियों की जो लड़ाई का मैदान बना हुआ है भारत, उसको नष्ट किया जाए, उनके षड्यंत्र को समाप्त करे, वो आपस में एक दूसरे का गला दबाने में लग गए हैं। और इसका एकमात्र हल ये है कि ऐसा करने वालों को दंडित करे समाज, और जिनको किनारे लगाया जा रहा है, जिनको ठिकाने लगाने का कार्य किया जा रहा है, उनको कंधों पर उठा लीजिए, उनको ऊंचा खत कर दीजिए। यही आशा की किरण है, और ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना प्रयास कर ले, चमकते हुए सितारे बुझाए नहीं जा सकते। ये अग्नि है, इसको हाथों से नहीं ढापा जा सकता। बहुत बड़ा पाप जैसा कार्य है जो किया जा रहा है, मगर इसमें ठान लीजिए, कमर कस लीजिए कि इनके पक्ष में हम खड़े हैं। कुछ हो जाए, हमारे निजी रूप से हम आहत हो जाएं, मगर राष्ट्र के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये काम हम कर गए तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूर्व उत्तर प्रदेश के किसान, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इस बात को समझते नहीं हैं। यही किसान हैं, यही लोग हैं। बिजनौर से 10,000 वोट नहीं मिले थे, जिसे इसे लीडर बनाया जा रहा है। जयंत चौधरी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? जिस दिन टिकैत ने नारा लगाया मंच से अल्लाह अकबर का, तय समझिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी इसको। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जाट बेल्ट है, ये बेसिकली आर्य समाजी है, यज्ञ करने वाले लोग हैं, ये इस्लाम को समझते हैं। अल्लाह अकबर के नारे के बाद तो उसके खिलाफ एक हिलोर दौड़ गई। अब उसको, ये जो इन्होंने एक वाक्य कहा, बहुत अच्छा कहा, ये मरे हुए सांप को जिंदा करने में लगे हैं। ये तो समय तोड़ देने का, उठा के बंद करो इन लोगों को। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे तो समाज पलट देगा, ये तय है। समाज समझता है, अंधा नहीं है अब कोई। और फिर सोशल मीडिया है ना, ये हंगामा करने के लिए। आपकी ऐसे हर उल्टी सीधी, आड़ी तिरछी, दांव पेच, चालबाजियां, इन सबको पलटने के लिए लोग बैठे ना, ये काम करेंगे, हो जाएगा। निश्चित समझिए, विजय उसी की होगी जो राष्ट्र और धर्म के पक्ष में है। आज का हम ये प्रसंग समाप्त करते हैं। आप सभी महानुभावों को, तोफाइल जी को, विजय सरदाना जी को, संदीप जी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आशा के साथ कि इस समुद्र मंथन से जो विष निकला है, उसके बाद अमृत भी निकलेगा। और जो तथाकथित आज़ादी है 1947 वाली, जिसको मैं तो आज़ादी मान नहीं रहा हूँ, तो असली आज़ादी का कोई अमृत हमें चखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।